चलिए आज इतिहास की एक ऐसी गुत्थी सुलझाते हैं, एक ऐसे रहस्य को उजागर करते हैं जो सदियों से बड़े बड़े इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट को परेशान करता रहा है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी दुनिया की जो हजारों साल तक गुमनामी में दबी रही और जब मिली तो अपने पीछे जवाबों से ज्यादा सवाल छोड़ गई। जरा सोचिए, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने समय की सबसे एडवांस सभ्यताओं में से एक थी, जिसने बड़े बड़े एकदम प्लान्ड शहर बनाए, दूर दूर के देशों से ट्रेड किया और फिर जैसे हवा में ही घुल गई हो, इतिहास के पन्नों से पूरी तरह मिट गई। ये कोई कहानी नहीं है, ये सिंधु घाटी सभ्यता की हैरान कर देने वाली हकीकत है। तो हमारी इस आर्कियोलॉजिकल जांच में हम एक जासूस की तरह इन सुरागों का पीछा करेंगे, पता लगाएंगे कि ये खोई हुई दुनिया मिली कैसे, उनके शहरों की अद्भुत प्लानिंग के पीछे क्या राज थे, वो लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते कैसे थे, उनका व्यापार का साम्राज्य कितना विशाल था और आखिर में हम उस सबसे बड़े सवाल का सामना करेंगे कि वो आखिर गायब क्यों हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जांच का पहला पड़ाव हमें उस पल में वापस ले जाता है जब इस भूली बिसरी सभ्यता की पहली झलक मिली थी। देखिए, ये कोई एक रात की खोज नहीं थी, ये एक ऐसी पहेली थी जिसे सुलझाने में करीब करीब एक सदी लग गई, परत दर परत। शुरुआत हुई 1826 में चार्ल्स मैसन की एक रिपोर्ट से और कहानी खत्म हुई 1924 में जॉन मार्शल की उस ऐतिहासिक घोषणा पर, जिसने भारत के इतिहास को हजारों साल और पीछे धकेल दिया। जब इस सभ्यता का पूरा नक्शा सामने आया ना, तो उसका पैमाना दिमाग चकरा देने वाला था। हम बात कर रहे हैं लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र की, मतलब आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा और उत्तर पश्चिमी भारत, इन सबको मिलाकर भी ये उससे बड़ी थी। अब इस साइज को जरा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। ये सभ्यता सिर्फ बड़ी नहीं थी, ये अपने समय की दो सबसे मशहूर और ताकतवर सभ्यताओं यानी प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के कुल क्षेत्रफल से भी ज्यादा बड़ी थी। ये वाकई एक ब्रॉन्ज एज की सुपर पावर थी। चलिए अब उन सबसे ठोस सबूतों को देखते हैं जो वो अपने पीछे छोड़ गए हैं। उनके शहर, और ये सिर्फ बस्तियां नहीं थी, ये तो इंजीनियरिंग और अर्बन प्लानिंग के कमाल थे। इन शहरों में सबसे मशहूर है मोहनजोदड़ो। इसका स्थानीय सिंधी भाषा में जो नाम है वो ही बड़ा रहस्यमयी और थोड़ा डरावना है, मृतकों का टीला। अब ये नाम क्यों पड़ा, ये भी अपने आप में एक पहेली है, लेकिन यहीं से हमें सभ्यता की शानदार शहरी योजना की सबसे साफ तस्वीर मिलती। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उनके शहर बेतरतीब ढंग से नहीं बसे थे। यहाँ ग्रिड पैटर्न पर बनी सीधी सड़कें थीं, बिल्कुल आज के मॉडर्न शहरों की तरह। बेहतरीन ढकी हुई नालियां थीं जो दिखाती हैं कि वो साफ सफाई को कितना महत्व देते थे, और पूरे शहर में एक ही साइज की ईंटों का इस्तेमाल होता था। ये सब एक मजबूत सेंट्रल प्लानिंग की तरफ इशारा करता है। इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण है द ग्रेट बाथ। ये एक बहुत बड़ा पब्लिक पूल था जिसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए बिटुमिन तक का इस्तेमाल किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इसके आसपास कोई मंदिर नहीं मिला है, जो कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से बिल्कुल अलग है। इससे अंदाजा लगता है कि शायद उनके लिए सामूहिक स्नान या पानी से जुड़े रस्म रिवाज सामाजिक और धार्मिक जीवन का एक अहम हिस्सा रहे होंगे। तो हमने उनके शहरों की इंजीनियरिंग तो देख ली, पर इन दीवारों के अंदर रहने वाले लोग कौन थे, वो क्या सोचते थे, क्या मानते थे? चलिए अब शहरों की बनावट से आगे बढ़कर उन लोगों की जिंदगी में झांकते हैं। उनकी दुनिया को समझने का सबसे बड़ा सुराग हमें इन छोटी छोटी पर बहुत ही डिटेल्ड पत्थर की मोहरों से मिलता है। हजारों की संख्या में मिली ये मोहरें शायद ट्रेड में सामान की पहचान के लिए इस्तेमाल होती थी। ये हड़प्पा की खोई हुई दुनिया में झांकने के लिए एक खिड़की की तरह है। इन मोहरों पर कई जानवरों की तस्वीरें हैं, ताकतवर हाथी, बाघ, गैंडा और एक रहस्यमयी एक सींग वाला जानवर जिसे यूनिकॉर्न भी कहते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन हजारों मोहरों में से एक पर भी गाय की तस्वीर नहीं मिलती, जो बाद के भारतीय समाज में इतनी पवित्र और जरूरी मानी गई। ये एक बहुत बड़ा कल्चरल क्लू है। मोहरों और टेराकोटा की मूर्तियों से हमें उनके धार्मिक विश्वासों की भी झलक मिलती है। हमें मातृ देवी की कई मूर्तियां मिली हैं जो शायद प्रजनन की पूजा का संकेत देती है। एक पशुपति नाम के पुरुष देवता की मुहर भी है, जो जानवरों से घिरे एक योगी की मुद्रा में बैठे हैं, जिसे कुछ लोग भगवान शिव का शुरुआती रूप भी मानते हैं।
कालीबंगन जैसी जगहों पर मिली अग्निवेदियां बताती हैं कि आग से जुड़े अनुष्ठान भी अहम थे। ये सारी चीजें बाद की भारतीय परंपराओं की जड़ें लगती हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सभ्यता सिर्फ एक कल्चरल सेंटर ही नहीं बल्कि अपने समय की एक इकोनॉमिक सुपर पावर कैसे थी। ये एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, मतलब वो तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाना जानते थे, जिससे मजबूत औजार और हथियार बनते थे। लेकिन उनका शायद सबसे बड़ा योगदान खेती में था। सिंधु घाटी के लोग दुनिया में कपास यानी कॉटन की खेती करने और उससे कपड़ा बनाने वाले पहले लोग थे। उनका ट्रेड नेटवर्क इतना फैला हुआ था कि आप हैरान रह जाएंगे। वो राजस्थान की खानों से तांबा लाते थे, अफगानिस्तान के पहाड़ों से कीमती नीला पत्थर लाजवर्द मंगाते थे और दूर दक्षिण भारत से सोना आता था। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और दूर तक फैला हुआ व्यापार का नेटवर्क था। और उनके समुद्री व्यापार का सबसे पक्का सबूत मिलता है गुजरात के लोथल में। यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को एक बहुत बड़ा इंसान का बनाया हुआ डॉकयार्ड मिला है। ये इस बात का सीधा सबूत है कि हड़प्पा के लोग सिर्फ जमीन के रास्ते नहीं बल्कि समंदर के रास्ते भी मेसोपोटामिया जैसी दूर की सभ्यताओं से बड़े पैमाने पर व्यापार करते थे। हमने उनकी खोज, उनके शहर और उनके व्यापार को देख लिया, लेकिन अब हम अपनी जांच के आखिरी और सबसे बड़े रहस्य पर पहुंच गए हैं। ये सब खत्म कैसे हो गया? सवाल यही है, एक सभ्यता जो इतनी व्यवस्थित, इतनी विशाल और इतनी अमीर थी, वो बिखर कैसे गई? उनके शहर वीरान क्यों हो गए और उनकी कहानी वक्त की धूल में कैसे खो गई? देखिए, इस रहस्य पर कोई एक जवाब नहीं है, बल्कि कई थ्योरीज हैं जिन पर आज भी बहस होती है। कुछ पुराने इतिहासकार जैसे व्हीलर मानते थे कि आर्यों ने हमला किया था, हालांकि अब इस थ्योरी को ज्यादातर लोग नहीं मानते। वहीं मार्शल जैसे एक्सपर्ट्स का मानना था कि बार बार आने वाली बाढ़ और भूकंप वजह थे। और कुछ लोग जैसे ऑरेलस्टीन मानते हैं कि धीरे धीरे मौसम बदला, सूखा पड़ा और उनकी खेती पर आधारित इकोनॉमी तबाह हो गई, जिससे उन्हें शहर छोड़ने पड़े। और आखिर में वो सुराग जो शायद इन सभी सवालों के जवाब दे सकता है, लेकिन जो खुद ही सबसे बड़ी पहेली है, वो है हड़प्पा की लिपि। ये जो खूबसूरत और जटिल लिखाई है, इसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। इन निशानों के पीछे उनकी भाषा, उनके विचार, उनका साहित्य, उनका असली इतिहास सब कुछ छिपा है। और जब तक हम इसे पढ़ नहीं लेते, सिंधु घाटी सभ्यता हमेशा एक अनसुलझा मामला बनी रहेगी और हमें ये सोचने पर मजबूर करती रहेगी कि रेत के नीचे और कितने राज दफन हैं।